हेलो एवरीवन। फिर आज शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। दिस इज़ जेके सर। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियोज दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ टू क्लास 12 फिजिक्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज़ नीट एंड आईआईटी। सो हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो आप सभी को इस चैप्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। इवन ये जो कंसेप्ट, ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, ये दैट इज़ ऑल अबाउट टू विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जनरेशन कैसे हुआ है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी के बारे में होने वाला है। ये डेरिवेटिव वीडियो होने वाला है, पूरा डेरिवेशन इस चैप्टर में इस वीडियो में पूरा डेरिवेशन होने वाला आज हमारा। अब इस डेरिवेशन में क्या है, हम जो पूरे चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, आप सभी जानते हैं क्लास 12 में जो चैप्टर हमारा 1 है, इस चैप्टर 1 को हम 2 वीडियो में करने वाले हैं। मतलब चैप्टर 1 का जो डेरिवेशन है हम वो 2 वीडियो में करने वाले हैं। अब ये 2 हमारे कंसेप्ट, मतलब पूरा चैप्टर मैं 2 वीडियो में करूँगा। अब यहाँ पे और 2 वीडियो में जो है डेरिवेशन की ही बात होगी। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पार्ट अलग करूँगा मैं। क्योंकि अगर हम क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाने चाह रहे हैं, बिन बोर्ड क्लास में या नीट आईआईटी में अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा, चाहे वो डेरिवेटिवली हो चाहे वो न्यूमेरिकल। तो आज का जो कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकल बेसिस नहीं है, सारा डेरिवेशन बेसिस है। अगर कोई बच्चा यहाँ तक है तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है, वीडियो नंबर 1, जिसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है, जिसमें हमने बात करी है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर की, वो सारा मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी पूरी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टर्म है जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का यूज़ हम करेंगे। इवन आगे भी हमारे बहुत सारे वीडियो ऐसे आएंगे जहाँ पर हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। बच्चे कभी कभी लैग कर जाते हैं समझने में, क्योंकि वो बेसिक मैथमेटिक्स ना पढ़ के डायरेक्टली चीज़ें स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बच्चा, जैसे आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही ये यूनिट, यानी कि ये जो यूनिट चल रही है वो यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। यूनिट 1 का पार्ट आपका चल रहा है। तो यूनिट नंबर 1 में आपको पता है, यूनिट 1 में 2 चैप्टर आपको डिवाइड करे जाते हैं। मतलब यूनिट 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट में चैप्टर नंबर 1 आता है, आपको पता है उस चैप्टर का नाम आपके सामने है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एक आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में जो है हमारा सेकेंड चैप्टर आता है। सेकेंड चैप्टर का नाम, जिसमें आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बेसिस पे वहाँ पर हम अलग बात करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बात होने वाला है, जैसे आप सभी को पता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्चुअली मीन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पार्ट में डिवाइड है। इलेक्ट्रो मतलब होता है मेरे बच्चों क्या, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, है ना। और स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या, स्टैटिक्स का मतलब होता है मेरे बच्चों रेस्ट। वेन एवर द चार्ज एट रेस्ट, जब भी आपका चार्ज रेस्ट में है, वट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दे आर क्रिएट, वट काइंड ऑफ फोर्स दे आर एक्टिंग टू अनदर चार्ज, वट काइंड ऑफ फील्ड दे कैन जनरेट, ये सारी की सारी बातें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। कि जब भी आपका चार्ज रेस्ट में, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपनी दिखाता है, या फिर किसी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ये अपना वो फील्ड कितना जनरेट करता है। ये हम अरेंजमेंट ऑफ चार्ज हम देखते हैं, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह भी पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे हम चार्ज को रेस्ट में रख के उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, जो है आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अगर हम बात करें बच्चा, यहाँ तक आपने, अगर ये चीज़ आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इसके बाद में, क्योंकि जब जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो पहला कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए चार्ज के बारे में। जो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है बच्चा फर्स्ट चैप्टर में, वो आता है चार्ज। तो चार्ज क्या है बेटा, यहाँ से देखो, आपको पता है कि ये कोई इतना डेरिवेटिव पार्ट नहीं है चार्ज। आपको बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, क्या है ये, बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
अब ये मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या, व्हाट इज इट्स मीन? अगर ये बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की तो इसका मतलब ये है बच्चा साफ साफ कि ये हर एक मैटर के अंदर पाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है बेसिक प्रॉपर्टी मैटर क्या होता है, उसके पास मास होना चाहिए। वैसी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास चार्ज होना चाहिए। अगर देखो होता क्या है, चार्ज एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है जो एसोसिएट होता है मैटर से, ये एसोसिएट होता है मास से। ऐसा क्यों, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक मैटर के अंदर ऐसा पाया जाता है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी मेरे बच्चों कि कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी अगर मैंने बॉडी ली हो, अब वो बॉडी किससे मिलके बनी है, आपको पता होगा मास से। मास है तो उसके पास क्या है, आपको पता है एटम है। एटम किससे मिलके बना होता है, आपको पता होगा। एटम मिलके बना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन से, है ना। और किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन से। अब आप ये बताइए मेरे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके जब आपका बॉडी बन रहा है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है, चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास में क्या होता है, चार्ज होता है। तो अब आप ये बताइए कि हम क्या कह सकते हैं। अब आपको पता है कोई भी बॉडी मैटर से मिलकर बनी है। मैटर क्या है भाई, जिसके पास मास होगा उसे हम मैटर कहेंगे। मैटर किससे मिलकर बना होता है, बताइए। मास किससे मिलकर बना है, मास मिलकर बना एटम से। एटम किससे मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक बॉडी के पास में चार्ज है। अब बात आती है कि सर अगर हर एक बॉडी के पास चार्ज है तो हमें वो चार्ज शो क्यों नहीं होता। अगर हम कोई भी बॉडी हमारे पास है, लाइक से दिस इज़ द बॉडी सर, अब अगर हम इस बॉडी को छुएं, मान लो ये बच्चा है और ये बंदा इस बॉडी को छूता है ऐसे, अब ये भाई चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करता भाई, ना ही तो इसको शॉक एक्सपीरियंस हो रहा, ना ही क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप तो कह रहे हो कि चार्ज है हर एक बॉडी के अंदर। सर लाइक अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर भी चार्ज है, तो हम अपनी बॉडी के या अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं तो हमें चार्ज एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा? तो उसका मेन रीज़न क्या है कि उस पर्टिकुलर बॉडी में, उस पर्टिकुलर, ये अगर कोई बॉडी है तो इस पर्टिकुलर बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इतना ही इस बॉडी पे टोटल निगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम टोटल चार्ज अगर हम देखेंगे, इस बॉडी का टोटल चार्ज अगर हम देखें तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 0 मिलने वाली है। समझ आ रही बात? इसका मतलब तो टोटल चार्ज हमें कितना मिल रहा है, 0। इसी वजह से ये कोई भी शॉक या फिर किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नेट चार्ज जो है इस बॉडी का वो हो जा रहा है 0। पर ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, चार्ज तो है, बट जितना पॉजिटिव है इतना ही निगेटिव है। तो टोटल वैल्यू क्या हो जा रही है, ऑलमोस्ट 0 हो जा रही है। समझ आ गई यहाँ तक बात? ओके, तो यही मेरा कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चार्ज के बारे में। तो चार्ज की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, वही है कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द एटम। तो आप चार्ज के बारे में इतना लिख सकते हैं, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द एटम। अगर आप आगे बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो इतना और लिख दें, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एटम। तो ये आप इतनी बेसिस चीज़ें और उसको नोट कर लें, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे चलें, सो अगर हम चार्ज के बारे में, हमारा यहाँ तक हो गया, तो चार्ज हमारा, चार्ज के बारे में आ गया हमारे भाई, चार्ज क्या होता है। अब इसके बाद आता है मेरे बच्चों, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि हमें क्या पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज कैसी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चों कि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, कैसी आपको ध्यान रखनी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात कैसी याद रखनी है, इसकी जो डिनोट करा जाता है, इसको डिनोटेड बाय किससे करा जाता है बेटा, क्यू से। समझ आ रही बात? जो इसकी यूनिट है, यूनिट जो है इसकी वो है कूलाम। क्या बच्चा, कूलाम। अब एक्चुअली में क्या था आपको पता है, ये कूलाम साहब जो हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, तो इनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए चार्ज की यूनिट को कूलाम रख दिया गया। समझ आ रही बात? डिनोट करा जाता है मेरे बच्चों क्यू से, और इसकी यूनिट जो है कूलाम, और कूलाम को भी डिनोट करा जाता है कैपिटल सी से। तो ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चार्ज की पता होनी चाहिए। चार्ज क्या है, चार्ज की डेफिनेशन हमें पता चल गया, और ये पता लग गया चार्ज कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता लग गया डिनोट किससे करते हैं, और इसकी यूनिट क्या है। इसके बाद में जो हमें पता होना चाहिए, जो अच्छी बातें पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो पता होना चाहिए बच्चा इसका ये पता होना चाहिए, इसकी यूनिट वगैरह पता लग गई तो इसके बाद में पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आगे हमारा जो कंसेप्ट आने वाला है दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्ज। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी है, इवन एनसीईआरटी अगर आप उठा के देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से क्वेश्चन बने हुए हैं। सो आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से देखें। तो अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो अगर यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, तो सभी बच्चे नोट लगा दीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से, ठीक है बेटा। तो properties of charge, so we must know about the what is the properties of charge.
सो प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर आती हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ बताती है। तो पहली बात जो चार्ज के बारे में आता है, तो आपको पता होगा कि चार्ज की अगर हम बात करें, अगर हम देखें कि चार्ज का पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी में आप ये भी लिख सकते हो कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना, बिल्कुल ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा लिख सकते हो चार्ज जो है हमेशा तभी एग्जिस्ट करेगा जब किसी ना किसी बॉडी के ऊपर मास होगा। चार्ज डजंट बी एग्जिस्ट विदाउट अ मास। तो पहली बात आप क्या लिखेंगे पहली प्रॉपर्टी में कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है बेटा। दूसरी प्रॉपर्टीज में आप जो अगर मेंशन करना चाहें तो आप क्या मेंशन कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो अगर हम देखेंगे तो आप लिख सकते हैं चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास। कैसे? ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया कि चार्ज हमेशा किससे एग्जिस्ट करेगा, मास से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी जो अगर मैं बात बताऊं, अगर व्हाट विल बी द थर्ड प्रॉपर्टी, ये हमें पता होना चाहिए कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि हाँ भाई चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो आपको पता होगा कि सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम का इतना चार्ज इस बॉडी पे होता है। तो आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन पे ये सबसे छोटा चार्ज है। तो आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन के पास में ही मास है, ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन विदाउट मास एग्जिस्ट है। तो अब आप ये बताइए, अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो ओबियसली उसके ऊपर मास एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर क्वेश्चन आ जा रहा है कि क्या हमारा चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट हो सकता है, तो आंसर है आपका नो, ओबियसली नो। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, ये आप बताइए। क्या मास, आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, क्या मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है? चार्ज तो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट हो सकता है? मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है कि नहीं, ये आप बताइएगा। सो अगला इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो क्या है, अगला आता है बेटा क्वांटाइजेशन। क्या आता है? क्वांटाइज प्रॉपर्टी। इसकी आती है चार्ज की एक क्वांटाइज प्रॉपर्टी, क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। तो क्वांटाइज प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्वांटाइज प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर मान लो अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज है, इफ़ देयर इज अ चार्ज ऑन अ बॉडी, अगर कोई ये बॉडी है और इस बॉडी पे कोई चार्ज है, हमने कह दिया कि दैट इज़ अ 2 कूलम ऑफ चार्ज, इस बॉडी पे 2 कूलम है चार्ज, 2 कूलम का चार्ज इस बॉडी पे। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, साफ साफ ये है मतलब है कि दैट चार्ज इज गेन दैट पर्टिकुलर बॉडी बाय द मल्टीपल इंटीजर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब होता क्या है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो मल्टीपल इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज की फॉर्म में आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम का है। अगर मान लो, सबसे पहली बात ये है मेरे बच्चों, हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो इतना चार्ज, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना चार्ज आता है और किसी बॉडी पे जो है 2 कूलम का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल की फॉर्म में आया होगा। हो सकता है इसमें 5 लाख इलेक्ट्रॉन हो, 2 लाख इलेक्ट्रॉन हो, 3 लाख इलेक्ट्रॉन हो या 5 लाख। तो मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है दैट विल कम ड्यू टू द मल्टीपल इंटीजर ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की ही मल्टीपल इंटीजर की फॉर्म में आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही चार्ज क्रिएट कर रहा है। अगर मान लो, सिंपल सी मैंने आपको बात बताई यहाँ पे कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होता, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज यहाँ पे इस बॉडी पे होता, तो उस चार्ज की जो वैल्यू होती, उस चार्ज की जो वैल्यू होती दैट इज 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम होती। अगर मान लो 2 की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज अगर इस पे होता तो कितना होता? 3.2 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम होता। और वहीं मैंने कह दिया 2 कूलम अगर चार्ज है तो ओबियसली वो भी इलेक्ट्रॉन की ही वजह से होगा। हो सकता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो, ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही होगा। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, दैट फॉर्मूला इज, जो फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का वो आपको ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। दैट फॉर्मूला इज Q = NE। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है Q = NE, जहाँ पे Q का मतलब क्या होगा, जो अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब कितना बॉडी पे चार्ज है। तो Q का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन
उस बॉडी पे आए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कितने नंबर, अगर मान लो 2 कूलम्ब का चार्ज है तो हम अगर निकालना चाहेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चार्ज को क्रिएट करने के, तो अब बिल्कुल ईजिली हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। जहाँ पे ई का मतलब है, जहाँ पे ई का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो क्यू का मतलब हो गया मेरे बच्चों, क्यू का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। ये ई की वैल्यू है। समझ आ रही बात यहाँ तक? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, दैट इज अ थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? अगली बात जो हम आगे डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों वो क्या है, तो अगर हम बात करें, हमने अगर कभी भी कोई आइसोलेटेड बॉडी ले रखी है तो उस पर चार्ज की वैल्यू हमेशा हमेशा अगर हम बात करें, अगर आपकी कोई आइसोलेटेड बॉडी है, अगर हम मान लिया फोर्थ प्रॉपर्टी में आइसोलेटेड बॉडी है, दिस इज द आइसोलेटेड बॉडी, इसके आसपास कोई चार्ज कोई दूसरी बॉडी नहीं है, और इस पर मान लो मैंने कह दिया कि भाई 2 कूलम्ब का चार्ज इस बॉडी पे है। कितने कूलम्ब का चार्ज है इस बॉडी पे? 2 कूलम्ब का चार्ज है इस बॉडी पे। तो इस सिस्टम का जो चार्ज है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो कंजर्व रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भाई उस चार्ज को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, दैट इज ऑलवेज कंजर्व। तो हमेशा वो चार्ज क्या है, कंजर्व रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी बॉडी है और उस पर कोई पर्टिकुलर चार्ज है जैसे लाइक 2 कूलम्ब, तो ये कभी भी ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, दैट इज 2 कूलम्ब चार्ज इज ऑलवेज रिमेन ऑन दी बॉडी, ठीक है। दैट इज अ थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम बात करें, आप इस सारी चीज़ों को नोट करते रहिए। अगर हम बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी की, तो क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी में आती है चार्ज हैविंग अ इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है चार्ज के पास में बच्चों? इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज हैविंग अ इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। तो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें, क्या इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का, तो पहली बात आती है कि इंट्रिंसिक का एक्चुअल मीन क्या होता है। इंट्रिंसिक का मतलब अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच आर कम इनसाइड द बॉडी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो बॉडी के इनसाइड से आए, अंदर से निकले। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये होता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे बच्चा, हमेशा रिपेल करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, ठीक है बेटा। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक का एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीन ऑफ द इंट्रिंसिक चार्ज। तो इंट्रिंसिक चार्ज का एक्चुअल मीन ये होता है मेरे बच्चों, आपको जो आगे ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है। देखो इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, जो अंदर से निकल गया है। जैसे आपको मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे कभी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल, निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल। और कहीं पर अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ गए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, कहाँ से इंट्रिंसिक का नाम क्यों दिया हमने? सर आपको बताया कि जैसे अगर मैं बात करूँ, यू आर द मेल, आपको पता है आप मेल है तो, या फीमेल हैं, तो आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यू आर अट्रैक्टेड टुवार्ड द फीमेल वर्जन, सो आप फीमेल वर्जन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। या फिर आप फीमेल हैं तो मेल वर्जन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे आप तो यू आर द ह्यूमन बींग, इवन आप तो ह्यूमन बींग है। तो सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल लूँ इसमें कि द काइंड ऑफ एनिमल, अगर मैं एनिमल का भी एग्जांपल लूँ तो एनिमल क्या होंगे, दूसरे जेंडर की तरफ। अगर कोई मेल डॉग है तो वो फीमेल डॉग की तरफ होगा, फीमेल डॉग है तो मेल डॉग की। तो ये इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो अंदर से निकले। सो हमेशा ये आप देखा गया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट इज द एक्चुअल मीन ऑफ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। सो आगे अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करें जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, सो वो क्या है देखते हैं। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ सिक्स प्रॉपर्टी की, तो वो क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज क्या होता है हमेशा, चार्ज इज कंजर्व। तो अगली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, चार्ज इज कंजर्व, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व। तो कंजर्व का मतलब क्या होता है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर कभी भी अगर चार्ज अगर 2 कूलम्ब का रख दो तो हमेशा 2 कूलम्ब का ही रहेगा, ना ही वो उस पर कोई चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करेगा, ना ही कहीं से कुछ आएगा। इसका एक्चुअल मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका अगर डेफिनेशन के बेसिस पर देखें तो डेफिनेशन इसकी आती है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। के इस चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, इसको बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चार्ज की डेफिनेशन आती है यहाँ पे, समझ आ रही बात।
यहाँ पे चार्ज इज कंजर्व की। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई दो बॉडी ले ली, अच्छे से ध्यान रखना, आपको पता होगा ये मैंने दो बॉडी ले ली और इन पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इनिशियली देखूँ तो दोनों बॉडी पे जीरो चार्ज है। कितना चार्ज ले लिया मैंने इनिशियली? इन दोनों बॉडी पे चार्ज की वैल्यू कितनी है बच्चा? जीरो। ठीक है, शुरुआत में जीरो है। आप ये कुछ भी ले सकते हो सकता है ये ग्लास रोड हो सकता है ये ग्लास रोड हो, और ये हो सकता है मैंने क्या ले लिया? वूलन ले लिया। ठीक है, वूल ले लिया। तो अब अगर मैंने क्या करा, अगर मैं दोनों को देखा, दोनों पे नेट चार्ज की वैल्यू जीरो, ना ये चार्ज शो कर रहा है ग्लास, ना ही वूल शो कर रहा है। मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन दोनों को रब करना स्टार्ट करा आपस में। रब करना, जब मैंने इन दोनों को स्टार्ट करा, रब करा, रब करने के बाद मैं देखता हूँ कि एक बॉडी पे मान लो ग्लास है, ठीक है, और एक वूल है। मैंने कह दिया कि बच्चा जो ग्लास है, इस ग्लास पे 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वूल पे क्या आ गया बच्चा? इतना ही। देखो एक बात जरूर ध्यान रखना, जितना अगर हम दो बॉडी को रब करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास में बचपन में है, अगर हम करते भी थे, स्केल था, स्केल को हम अपने ड्राई वालों पे रब करते थे तो हमारा स्केल क्या हो जाता था? चार्ज। जिसके बाद में अगर हम पेपर के टुकड़े उठाते थे वो तेजी से अट्रैक्ट हो जाते थे। सो आप अगर देखेंगे कि एक बॉडी पे प्लस का 2 कूलम का चार्ज आ गया तो दूसरी वूल वाली पे कितना आएगा? -2 कूलम। यही तो सिखाता है चार्जिंग का आंसर। अगर आप दोनों बॉडी को अगर आप राइट नाउ ऐड करोगे, अगर आप अब ऐड कर देते हो इन दोनों बॉडी का चार्ज, अगर आप ऐड करते हो तो कितना चार्ज निकल के आएगा? आप खुद बताइए। तो इन बॉडी का टोटल चार्ज अगर अभी भी आप जोड़ें, +2 -2 इक्वल टू कितना आएगा? अभी भी 0 कूलम निकल के आएगा। सो इसलिए ये कहा जाता है कि चार्ज बिफोर, मतलब चार्ज बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग, या मैं मतलब कह सकते हो कि चार्ज करने से पहले बॉडियों का चार्ज या चार्ज करने के बाद आपस में दोनों बॉडियों का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसे मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब भी आप कोई दो बॉडी को रब करते हो, जैसे कि वूल पर निगेटिव चार्ज आया तो ग्लास ने क्या कर दिए होंगे? अपने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर कर दिए होंगे, ये लाइक दिस। सो आपका ग्लास ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर कर दिए, जिसपे क्या हुआ? वूल पे इलेक्ट्रॉनों की एक्सिसनेस बढ़ गई, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुए तो वहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे कि इस पे ग्लास पे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब आप खुद देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे शो करने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैंने दो बॉडी ली, अब इस पहली बॉडी पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट बॉडी, सो मैंने ये दो बॉडी ली। अब मैं अगर फर्स्ट बॉडी की बात करूँ तो फर्स्ट बॉडी पे जैसे मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है दैट इज़ 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो द 10। अगर बात करें दूसरी बॉडी, अगर दूसरी बॉडी पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी अगर मैं देखूँ, आपको पता है कि एटम्स के अंदर जितने, किसी भी एटम को अगर आप बॉडी ना लेके एटम भी ले लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इस एटम या इस बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज़ 20 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20। तो आप ये बताइए कि ये बॉडी आपको क्या हो रही होगी? टोटल चार्ज इसका भी जीरो शो हो रहा होगा इनिशियली, इसका भी जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज इतना ही नेगेटिव, यहाँ पे जितना पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव। तो दोनों बॉडी नेगेटिव पॉजिटिव इक्वली अमाउंट में शो कर रही हैं, देन नेट चार्ज दोनों बॉडी पे कितना हो जा रहा है? जीरो। सो अगर हम देखें, अगर मैंने इन दोनों बॉडी को रब करना स्टार्ट करा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इस बॉडी से इस बॉडी पे ट्रांसफर हुए, कितने? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन की क्वांटिटी तो अगेन कितनी रहेगी? 10, पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इट्स रिमेन 8। और यहाँ पे प्रोटॉन तो वही 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 22। सो अब आप ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी किस पे ज़्यादा हो गई? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस पर्टिकुलर बॉडी पे ज़्यादा है। तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर आप देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पे हो गई, प्रोटॉन कहाँ पे ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे 10 प्रोटॉन हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो यहाँ पे जो चार्ज का अमाउंट हो गया, तो यहाँ पे ये जो बॉडी चार्ज शो करेगी दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। ये बॉडी कैसे चार्ज शो करेगी? नेगेटिवली चार्ज, दैट इज सो द पॉजिटिवली चार्ज। तो ये मेन रीज़न है। अब आप ये देखें कि आपको पता होगा जितना एक बॉडी पे जितना एक प्रोटॉन की वजह से चार्ज होता है पॉजिटिव, इतना ही चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन का अमाउंट ऑफ चार्ज भी 1.6 × 10⁻19 ही होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर ही 1.6 × 10⁻19 ही होता है। अगर आप देखेंगे इन दोनों बॉडियों में डिफरेंस क्या है, तो इस पे जो है हमारा ये वाली जो बॉडी है, इस पे जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है,
और इस वाली बॉडी पे क्या है, नेगेटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, सिंपल सी बात है। अब आप ये खुद देखें, यहाँ पे आप खुद सोचेंगे कि आपका ये जो सेकेंड वाली बॉडी है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। अगर मैंने कहा, इसीलिए मैंने जब कहा था कि अगर एक बॉडी पे, इसलिए मैं उस टाइम पे कह रहा था कि अगर मान लो दो बॉडी है तो दो बॉडी पे अगर रब करने से पहले या चार्ज करने से पहले अगर अमाउंट ऑफ चार्ज जीरो है, तो रब करने के बाद में अगर एक बॉडी पे +2 कूलम का चार्ज आता है तो दूसरी बॉडी पे भी -2 कूलम का चार्ज आता है। और नेट चार्ज अगर आप इन बॉडी का निकालेंगे, अभी भी नेट चार्ज अगर आप निकालें तो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, आपको 0 मिलेगी। ऑब्वियसली चाहे ऐड कर लो, तो दैट इज अ कंजर्वेशन और दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आ रही बात? तो चार्ज इज कंजर्व, आपको आगे तक ध्यान रखनी है ये बात है, ठीक है। आगे आपको जो अगला का प्रॉपर्टी याद रखना है वो क्या है हमारा, वो प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी हमारा जो है वो क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चा, तो ये है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप यहाँ पे हमारी 5th प्रॉपर्टी हो गई है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं हमारी क्या है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो चार्ज इज इररिलेवेंट टू द मोशन। तो अगर आप देखेंगे इररिलेवेंट मतलब चार्ज जो होता है इररिलेवेंट होता है आपके मोशन से। ये कैसे है एक्चुअली, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है इस चीज़ से? सो इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो कोई बॉडी है और उस बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और ये मोशन में आ जाती है, कायम आ जाती है मोशन में, तो इसके चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज इज इररिलेवेंट टू द मोशन, ठीक है, समझ आ रही बात? तो इररिलेवेंट होता है चार्ज मोशन से, दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है। तो अगर 2 कूलम का चार्ज है तो मूव करते हुए इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 कूलम का चार्ज, तो चार्ज इज इररिलेवेंट टू द मोशन, ठीक है। सो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी आप मेंशन कर सकते हैं चार्ज के बारे में, चार्ज की यूनिट, चार्ज का डिनोशन, चार्ज का डिनोशन, आपका यूनिट, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, और ये सारी प्रॉपर्टीज यू मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम अगला कंसेप्ट करें, नेक्स्ट कंसेप्ट अगर हमें जो पता होना चाहिए वो क्या है, ठीक है। सो देखते हैं। इसके बाद में आपको पता है कि आप ये हम हमेशा हमसे कहा जाता है, लाइक अभी मैं बता भी रहा था प्रॉपर्टीज़ में आपको, कि अगर मान लो कहीं पे आपकी 2 बॉडी हैं, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले कि 2 बॉडी हैं, लाइक अगर या मैंने 2 चार्ज रख रखे हैं, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है Q, यहाँ पे रख रखा है मान लो Q1 और यहाँ पे Q2। अगर ये मान लो दोनों चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है, तो अभी हमने पढ़ा है कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, है ना, हमने पढ़ रखा है। तो ये वाला अगर मैंने दोनों कह दिया कि ये भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पहला वाला दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, दूसरा वाला पहले पे फोर्स लगा रहा होगा, ऑब्वियसली रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को। पर हमने ये जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हम जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इतना हमें क्लियर हो गया कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर कितने अमाउंट से करेंगे, क्या अमाउंट होगा, ये हमें पता नहीं था कि ये वाला चार्ज, ये पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज को 2 न्यूटन से मूव कराएगा या 4 न्यूटन से मूव कराएगा या 6 न्यूटन से मूव कराएगा। हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता था, इतना तो पता लग गया था कि व्हेनेवर 2 चार्ज आर देयर, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस आर देयर, दे आर स्टार्ट टू बी एक्टिंग अ काइंड ऑफ फोर्स टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, बट वर्ल्ड विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा वी डोंट नो एट द टाइम। सो दैट थिंग इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम कूलम्स। तो उस टाइम पे जो ये चीज़ बताई मैग्नीट्यूड के बारे में, कि अगर मान लो 2 चार्ज दे रखे हैं और उन दोनों चार्जेस का अगर हम देखें, दोनों के दोनों चार्ज का अगर हमारे पास में चार्ज दे रखा है, दोनों चार्ज की वैल्यू अगर हमें पता है, तो एक दूसरे पे कितने अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हमें किसने बताई, कूलम्स ने बताई, ठीक है। तो कूलम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे हमें पता लगता है कूलम्स के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कूलम्स लॉ क्या बताता है और क्या उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सब हम देखते हैं। तो आप नोट लगा दीजिएगा आप सभी, कूलम्स लॉ, ठीक है, ओके। तो कूलम्स लॉ, ओके। तो कूलम्स लॉ का अगर हम देखें, तो कूलम्स लॉ में अगर नॉर्मली अगर हमारी जो हमारा कंसेप्ट आता है, तो क्या हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ में, तो ये हमें पता लगता है कूलम्स लॉ क्या क्यों बताया गया, क्या कंसेप्ट बताया गया, ये सारा मैंने अभी आपको बताया अभी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कूलम्स लॉ है।
तो गुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर मान लो दो चार्ज आपको दे रखे हैं जो पॉइंट चार्ज हैं, समझ आ रही बात। मान लो एक चार्ज यहाँ पर रखा है जिसका वैल्यू है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर रखा है जिसका वैल्यू है Q2, और इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। तो आपको पता है कि दैट चार्जेस आर स्टार्ट टू बी एक्टिंग अ काइंड ऑफ फोर्स। ये पहला वाला दूसरे वाले पे फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली रिपल करेगा। Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इस साइड। अब इसको ऐसे लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू 1, जैसे 2 पे लग रहा है 1 की वजह से तो 2 पहले और 1 बाद में। अगर Q 1 पे लग रहा है 2 की वजह से तो 1 पहले 2 बाद में। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ आ रही बच्चा। और इन दोनों के बीच की जो पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने ले रखी है दैट इज स्मॉल r। समझ आ रही बात यहाँ तक। सो ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। कूलम्ब्स लॉ टेल अस और स्टेट the thing that is the force acting between these two charges are the proportional to the magnitude proportional to the product of their charges। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। लाइक अगर हमारे पास में F फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज जो हुई हमारे पास है। ये पहला उनका स्टेटमेंट था। दूसरे स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों चार्जों की के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली और डायरेक्ट देखो दोनों का साइन सेम ही होता है। अगर आप अपोन में लिख रहे हैं तो इनवर्सली हो गया, अगर प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो डायरेक्टली हो गया। ये तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आई होप मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है ऑलरेडी से, ठीक है। तो ये आपकी आ गई सेकेंड प्रॉपर्टी, मतलब जो उनका पूरा स्टेटमेंट है। अब हम जैसे ही हम इन दोनों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ओबियसली इस स्टेटमेंट से हमें ये तो पता लग रहा है कि चार्ज जितने ज़्यादा बड़े होंगे हमारा फोर्स इतना ज़्यादा ग्रेटर लगेगा, क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी फोर्स उनके बीच में इतना ज़्यादा बड़ा लगता रह जाएगा। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स उनके बीच में कम होता जाएगा। सो अगर हम इस चीज़ को कंबाइन करते हैं, अगर हम क्या करते हैं बच्चा, कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगा। अगर हम देखें कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता होगा जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और दैट इज कांस्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है अगर मान लो दोनों के दोनों चार्जेस आपके कहाँ पर रखे हों, इन्फिनिटी में रखे हों। अगर जो हमने Q1 Q2 चार्जेस ले रखे हैं ये तब एप्लीकेबल है जब हमने दोनों के दोनों चार्जेस Q1 Q2 कहाँ पर रख रखे हो, इन्फिनिटी है। और आपको पता होगा जैसे हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपको दिख रहा है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमें क्या लगाता है, हम वहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाते हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कांस्टेंट है। अब इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और यहाँ पे ये एप्सिलॉन का साइन है और ये जो जीरो बन रहा है इसको बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा बोल दिया इसको एप्सिलॉन नॉट। अब ये इसकी टोटल जो वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁻⁹। तो हमें यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए बच्चों, क्या पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन का एक्चुअली मतलब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन हमें किस बात को डिनोट कर रहा है। तो एप्सिलॉन का यहाँ पे जो मतलब है बच्चों वो ये है कि एप्सिलॉन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक्चुअली एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट शो करता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को। परमिटिविटी आपका क्या होता है, ये क्या नाम है इसका, परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या इंफॉर्मेशन देता है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच टेल अस दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाई और दैट कैन बी क्रिएट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। मतलब वो उस पर्टिकुलर मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, दैट इज टेल अस बाय दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दैट इज अ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप मीडियम चेंज करते हो तो परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। हर एक मीडियम का परमिटिविटी अलग होता है। तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच टेल अस अबाउट और गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स allowed or how much electric field allowed by that particular medium, that is called permittivity of a medium। ठीक है। सो ये हमारा परमिटिविटी का साइन ऑफ तो एप्सिलॉन नॉट है, तो परमिटिविटी किसकी है, ऑफ फ्री स्पेस, या फिर आप कह सकते हो वैक्यूम की है। ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू जो होती है ये कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 8.8 × 10⁻⁻12। ये इसकी वैल्यू आ गई।
ठीक है, समझ आ रही बात। सो दैट वैल्यू यू मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं पूरी वैल्यू लिखूं तो इसकी पूरी वैल्यू होगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर मैं पूरी वैल्यू लिखना चाहूँ तो कितना होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट जो बनती है, अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन को अगर कांस्टेंट बनाओ या फिर एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बना लो तो इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हो। तो इसकी जो यूनिट होने वाली है, इसकी यूनिट होती है मेरे बच्चों कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दैट इज अ यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, ये इसको पता होना चाहिए, ये हमारी यूनिट है। आगे अगर हम देखें, अगर ये वैल्यू हम इस पूरे के पूरे कांस्टेंट में रखें तो हमें मिलता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यू जो मिल जाती है वो दैट इज 9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तब जाके हमें 9 इंटू 10⁻9 मिलता है। समझ आ रही बात यहाँ तक? ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कूलाम्स लॉ का, और ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके चार्जेस वैक्यूम में रखे हो। अगर आपके चार्ज अगर आप दूसरे मीडियम में चेंज करते हैं, जैसे आपने वाटर में रख दिए, कैरोसिन ऑयल में रख दिए, या कोई भी पर्टिकुलर मीडियम उसमें रख दिए, तो आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा फिर उसके अकॉर्डिंग। सो जैसे मैंने यही दोनों चार्जेस उठा के, ये जो चार्ज मैंने दोनों ले रखे थे Q1 Q2, अगर मैं डिफरेंट मीडियम रख दूँ, इन अ पर्टिकुलर मीडियम अगर मैं रख देता हूँ पर्टिकुलर मीडियम, मैं अगर किसी मीडियम में रख देता हूं बच्चा, तो क्या होने वाला है? अगर मैं किसी मीडियम में रख देता हूं तो ऑब्वियसली एफ वहां का चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो ये हो गया, तो यहाँ का चेंज होगा। मान लो मैंने यहाँ पे एफ डेस ले लिया, फोर्स की वैल्यू, चार्ज चाहे वही है, दोनों के डिस्टेंस मैंने वही रख दिया, पर मीडियम चेंज करते हैं, डिस्टेंस वही, चार्ज का मैग्नीट्यूड वही, बस मीडियम चेंज कर दिया। तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। तो वहां पर आपको पता है क्या चीज चेंज हो रही है, एप्सिलॉन की जगह उस मीडियम का एप्सिलॉन आ जाएगा, तो दैट इज एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम यहाँ पे ये शो कर रहा है परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम इन विच वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर चार्ज राइट नाउ। जिस भी मीडियम में हमने वो पर्टिकुलर चार्ज ले लिया, उस मीडियम के परमिटिविटी को शो कर रहा है। एंड Q1 एंड Q2 आपको पता है ये हमारा चार्ज आ गए, दोनों के बीच की डिस्टेंस R आ गई। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, समझ आ रही बात। अगर हम ऊपर वाला जो हमारा ये वाला इक्वेशन दे रखा है, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें, इसको पूरा इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें, तो हमारा, हम अगर क्या करते हैं, हम अगर करते हैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या होने वाला देखें। तो हमारा होगा बच्चा, ऊपर हमारा आ गया F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा मेरे बच्चों, आपको पता है नीचे वाला जो वैल्यू है वो हमने चेंज करा है ऑब्वियसली, तो दैट इज वो मीडियम वाला आएगा, एफ डेस अपॉन 1/4 एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। आपको पता है ये सब से ये सब कट गया, ऑब्वियसली कट ही जाएगा। और क्या कट रहा है आपका, 4 से 4 कट गया। एप्सिलॉन एम कहाँ जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो आपका क्या बचा, एफ अपॉन एफ डेस इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इस रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये आप नोट करिएगा। ये फॉर्मूला है एफ अपॉन एफ डैश इक्वल टू एफ एम अपॉन वो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो आपको अब मिल रहा है, लाइक ये आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट आप पॉज करके वीडियो को कर लीजिए यहाँ तक नोट, इसके बाद आगे देखते हैं। सो अगर हम आगे देखें बच्चा, इससे आगे अगर हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, तो क्या होने वाला देखें। तो ये जो आपको रेशियो मिला, ये जो रेशियो मिला है, ये रेशियो हमें क्या बता रहा है, तो ये जो रेशियो है, जैसे मैंने बोला, इस रेशियो को या तो रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, ये जो एप्सिलॉन आर है, इस एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा अब क्वेश्चन बनेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी का भी बन जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोला जाता है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक। और आगे चैप्टर नंबर 2 में भी इसका यूज होने वाला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होता है क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, सुने। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये देखें क्या है, किस किस का रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम का रेशियो है, ये इन दोनों का रेशियो है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन बताता है, अगर मान लो वो ये बता रहा है, कोई कभी कभी क्या होगा, वो कहेंगे क्वेश्चन को कि हमने एक चार्ज है, पहले वो वैक्यूम में रखा,
मान लो 2 गुलाम और 4 गुलाम का चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है। पहले हमने उन दोनों को कहाँ रखा बच्चा, वैक्यूम में रखा, फिर उनको एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों का मतलब तो यही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो है 5 है। तो उसका मतलब ये है, अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा तो आप देखें, तो अगर आप उस मीडियम का अगर मान लो किसी का रिलेटिव परमिटिविटी 5 है और उस मीडियम का परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं, तो उस मीडियम का परमिटिविटी कितना होगा बताइए, 5 टाइम्स ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम होगा। मतलब उस मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम के मीडियम के परमिटिविटी के 5 गुना बड़ा होगा। और अगर आप यहां से देखें फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला आपको जो मिल रखा है, फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि किसी का भी मीडियम का परमिटिविटी जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उस मीडियम में लगने वाला फोर्स इतना ज़्यादा छोटा होगा। परमिटिविटी जितना ज़्यादा बड़ा, उस मीडियम में लगने वाला फोर्स इतना ज़्यादा छोटा। तो अगर मान लो मैंने 2 फोर्सेस को पहले वैक्यूम में रखा, फिर एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो उस मीडियम में फोर्स का अमाउंट कितने गुना कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, 5 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि बढ़ गया ना परमिटिविटी। भाई उस मीडियम का परमिटिविटी 5 टाइम्स आ रहा परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम के, तो उस मीडियम में फोर्स कितना गुना, भैया उसका परमिटिविटी बड़ा हो गया ना परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम के, तो फोर्स उस मीडियम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने गुना कम होगा, जितने गुना परमिटिविटी बढ़ गया, कितने गुना बढ़ा, 5 गुना बढ़ा, फोर्स 5 गुना कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। या फिर आप वो डायरेक्टली चीज इस फोर्स को लेके भी सोल्व कर सकते हैं, फोर्स वाला रेशियो भी, पर आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली क्या मतलब है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल और क्वेश्चन ये फॉर्मूला याद रखिएगा पर रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे, न्यूमेरिकल कंसेप्ट करेंगे, तो उस टाइम पे हम ये आपसे डायरेक्टली पूछेंगे। तो तब तक आप इस फॉर्मूले को याद रखें और आगे तक भी याद रखना, क्योंकि आपको बोर्ड या IIT नीट जेई के एग्जाम देना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चा। सो इससे आगे अगर हम चलें और नेक्स्ट कंसेप्ट को समझें, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे भी वही नेक्स्ट कंसेप्ट। और कभी कभी बेटा एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आगे मैं आपको एक कंसेप्ट और बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है, कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि अगर वो कहेंगे कि 2 आइडेंटिकल बॉल है, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या 2 प्रोटॉन भी कह सकते हैं, या 2 आइडेंटिकल बॉल भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 आइडेंटिकल बॉल है, लाइक दिस, दीज आर द 2 आइडेंटिकल बॉल। आइडेंटिकल बॉल है तो दोनों के ऊपर मास भी सेम है, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है। या अगर आप इलेक्ट्रॉन लेते तो दोनों का मास भी सेम होता, दोनों का चार्ज भी सेम होगा। दोनों के बीच का पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको दे दिया, मान लो दैट इज स्मॉल r, ये आपको दे दिया। अब आपसे पूछेंगे भाई इसके बीच में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो पहले आप बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। तो वो क्या पूछेंगे यहाँ से, आपसे पूछ लेंगे बताइए कि ग्रेविटेशनल यहाँ पे चार्ज मास रेशियो क्या बनेगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो क्या आएगा। तो ये इवन आप अगर देखेंगे तो NCERT का क्लास 12 का NCERT में टेक्स्ट बुक में आपके एक्सरसाइज में दे रखा है क्वेश्चन, वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो आप इसको इजीली निकाल भी सकते हैं कि चार्ज मास रेशियो क्या निकल के आएगा। ठीक है, समझ आ रही बात, कैसे निकालेंगे तो वो आप देखें कि कैसे निकालेंगे हम वो चीज़। तो ये बात ही ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका अगर यहाँ पे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आ भी गया तो हम वो चीज़ कैसे निकालेंगे। तो अगर आप देखें कभी भी अगर आपसे चार्ज मास रेशियो पूछ लिया जाए, जैसे चार्ज मास रेशियो क्या रहने वाला है हमारा, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाए तो किस टाइप से हम निकालेंगे वो आप देखें। तो यहाँ पे इसका जो रेशियो आता है वो आता है Q/m, दैट इज 4πε0 × G। ये इसका चार्ज मास रेशियो आता है। चार्ज मास रेशियो आप इससे निकाल सकते हैं। अब आप कैसे निकल के आए मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बताऊंगा। और कभी भी अगर भी आप ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो पूछ ले तब भी आप निकाल सकते हैं। देखो आपको पता है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे, 1/4πε0, Q है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो गया मेरे बच्चों, R का स्क्वायर। समझ आ रही बात, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। अगर आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, M का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। आपको पता ही होगा, ये आपका दूसरा आ गया। आपसे चार्ज मास रेशियो पूछ रहा है तो चार्ज ऊपर आना चाहिए, मास नीचे आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा,
रेशियो को बराबर कर देंगे। अब दूसरी बात, ये जो आपका चार्ज मास रेशियो तभी इक्वल होगा या तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक वो मीन ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग है, तो ये चार्ज मास रेशियो एप्लीकेबल नहीं है। ये तभी एप्लीकेबल है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर मैं इन दोनों को निकालूं तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर आ गया और इसकी वैल्यू कितनी है 1/4πε0 क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। अगर मैं नीचे डिवाइड करूं तो कितना आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। सो आप क्या कर सकते हैं, यहां से आपको पता आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, समझ आ रहा है ना। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, मैंने क्या बताया, दोनों की ये वाला, अगर आपसे बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछ रहा है तो बस आप यहीं पे कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अबाउट कितने टाइम्स पता है, 10⁻36 टाइम्स, लगभग 10⁻36 टाइम्स आपका बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर है। अब आपको ये ध्यान रखना, अब आप ये देखें, अगर मैंने क्या कहा यहाँ पे ऊपर वाले केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई गई है कि एफ ई इक्वल टू एफ जी। अगर एफ ई एफ जी के बराबर तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1, ऑब्वियसली 1 बचा कि नहीं बचा, ऑब्वियसली 1 बचा। तो आप ये बताइए यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू में क्या बच रहा है आपका 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना बचा जी एम का स्क्वायर। आपको जी और एम का स्क्वायर बताना है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो इनको इधर भेज दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये भी इधर बच जाएगा। तो जी इक्वल टू, अरे ये भी तो इधर जाएगा भाई, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, तो कितना हो गया जी 4πε0 इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। दोनों का अंडर रूट आप हटाएंगे तो क्यू बाई एम इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 4πε0 इंटू जी। समझ आ रही बात। इस टाइप से आ गया है, पर ये एप्लीकेबल तभी है जब आपका क्वेश्चन में ये आपको मेंशन करे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। अगर मेंशन नहीं करता तो आप बस यहाँ पे रेशियो शो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स का, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें और नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा आने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ द चार्ज। तो यहाँ तक आप ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल होंगे। अभी जो डेरिवेशन के बेसिस पे हम सारे के सारे चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग थ्योरी डेरिवेशन चलेंगे। जितना भी आज मैं 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 25 मिनट का वीडियो होने वाला है, जितने भी हमारे डेरिवेशन का या थ्योरी कवर अप होती है, दैट्स गुड एंड बेटर। सो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, देखते हैं हम क्या रहेगा। सो नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है। सो इसके बाद में जो कंसेप्ट आता है बच्चा, वो आता है सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सो ये क्या है बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, क्या कंसेप्ट है, ये आपको समझना है। अब ये जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखो, सबसे पहली बात है, मान लो अगर आपके पास में कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे पास में मान लो मान लो एक रेक्टेंगल या मैंने एक स्क्वायर ले लिया और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे मैंने कई सारे चार्ज यहाँ पे आपको शो कर दिए। यहाँ पे मान लो मैंने कह दिया Q1 चार्ज रखा है, यहाँ पे मान लो Q2 चार्ज रखा है, यहाँ पे मान लो Q3 चार्ज रखा है, यहाँ पे मान लो Q4 चार्ज रखा है। इन सभी चार्जेस की वजह से मान लो ये A कॉर्नर है, ये B कॉर्नर है, क्योंकि आपने देखो आपके एनसीईआरटी में या कहीं पे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन के आते हैं प्रिंसिपल ऑफ। ये कई सारे चार्ज रखे A B C और D पे कॉर्नर पे आपका एक Q1 है, Q2 Q3 और Q4 चार्जेस रखे हुए हैं। अब इन सभी, और मैंने इसकी साइड रिलेट कर ली, दैट इज A। मैंने इस स्क्वायर की साइड ए लाइट कर ली, मैंने इसके सेंटर पे एक दूसरा चार्ज लिया और उस चार्ज की वैल्यू मान लो मैंने रखी स्मॉल क्यू। अब मैंने पूछा इन सभी चारों चार्जेस की वजह से इस स्मॉल क्यू पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू बताइए। तो आपको बताना है नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, कि स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स कितना लग रहा है।
तो ऑब्वियसली स्मॉल क्यू पे जो है Q1 भी चार्ज लगा रहा होगा और Q1 चार्ज भी इस पर फोर्स लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी और Q4 भी, ये सारे के सारे इस पर फोर्स लगा रहे हैं। बट हमें बताना है व्हाट विल बी द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्मॉल चार्ज Q। इस पर जो लगने वाला चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे बच्चा, और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ इसके लिए मैं आपको डिस्कस करते हैं क्या होगी। सो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे, देखो जो Q1 है ये इस Q2 पे चार्ज लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। Q4 जो लगा रहा होगा Q पे, वो किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, उसकी डायरेक्शन ये रहने वाली है, ऑब्वियसली ये रहने वाली है बेटा। अब Q3 जो लगा रहा होगा Q पे, Q3 अब भाई ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ना, तो एक दूसरे रिपल कर रहे हैं। Q3 Q पे किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में भाई, ऐसे। अगर मान लो Q2 की बात करूं, वो Q पे किस डायरेक्शन लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। समझ आ रही बात, तो ये सारे के सारे चार्ज इस पे इस टाइप से मिलके हमारे फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, समझ आ रही बात, सारे के सारे मिलके इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अब बात करनी है, हमें डिस्कस करना है कि क्या वैल्यू होगी फोर्स की। ठीक है बच्चा, तो वो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है Q1 की Q पे जो डायरेक्शन होगी वो ये है ना, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है। आप इसको जैसे मान लो इस O पॉइंट को शो कर दिया आपने, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू A, मतलब O पे लग रहा है A की वजह से इस डायरेक्शन में। समझ आ रही बात। अगर मैं बात करूं C की वजह से O पे किस डायरेक्शन में, मैंने इसको जो सेंटर पॉइंट है इसको O लाइट कर लिया, इस पे ये डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू C की वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये लगने वाला डायरेक्शन में किसकी वजह से, Q3 Q को किस डायरेक्शन में भेज रहा होगा, इस डायरेक्शन में भेज रहा होगा भाई। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू किसकी वजह से, D की वजह से। अब इसकी डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन O ड्यू टू B की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव ये सब एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। समझ आ रही बात। अब आपका क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चा यहाँ पे कि हम इस नेट फोर्स की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि इफ अ पॉइंट या और इफ अ चार्ज इज देयर और देयर आर मल्टीपल चार्जेस एक्टिंग अ फोर्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। तो कोई पर्टिकुलर चार्ज है, उस पर्टिकुलर चार्ज पे देन व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी, या फिर कई सारे चार्ज वहाँ पर रख रखे हैं, कई सारी बॉडी वहाँ पर रख रखे हैं, तो उन सभी बॉडी की वजह से उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स वहाँ पर लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप इसको कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एफ नेट की जो वैल्यू होगी, तो एफ नेट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द वेक्टर सम, मतलब इनका हमें वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, किसका, FOC वेक्टर का प्लस किसका, FOD का, और किसका बच्चा, FOB का, और किसका, FOA का। तो दैट विल बी द वेक्टर सम। अब वेक्टर सम का मतलब क्या है, क्या होगा वेक्टर सम। तो वेक्टर सम का मतलब ये है बच्चों, सभी को आपने, मैंने अभी पढ़ाया बहुत सारे बच्चों को, मैं जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी वो यही थी वेक्टर के बारे में, कि हाउ कैन वी आर मल्टीप्लाई, हाउ कैन वी आर डिवाइड द वेक्टर्स, है ना, कैसे हम मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर कहीं पे हैं तो कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यही मेरी वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो जो थी। सो बच्चा अगर हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, मैं आपको बता रहा हूँ सोल्व करने का तरीका क्या होगा। देखो बहुत सारी बात मैं न्यूमेरिकल नहीं बताऊँगा, बट अभी आप ध्यान रखें। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक ये है FOC वाला, FOD वाला ये है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस का नेट निकाल लेंगे। समझ आ रही बात, इन दोनों फोर्स का नेट। देखो आपको पता है जब आप फॉर्मूला यूज करते हो, कौन सा वाला आपको पता होगा, R² इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। ये वो फॉर्मूला है जिससे हम क्या करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी जिनके बीच में पर्टिकुलर एंगल है। आप अगर देखें FOC और FOD के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। पहले तो हम फोर्स निकालेंगे। हाँ भाई देखो, एक चार्ज A पे रखा है, एक चार्ज O पे लग रहा है, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, पहले वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 न्यूटन का लग रहा है, 3 न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन, पहले तो वो वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे इधर तो पहले इन दोनों का FOB और FOD का, FOC और FOD का मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल लेंगे, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी इन दोनों के बीच से जिससे भी हो हम देख लेंगे। ठीक है, फिर FOB और FOA का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर तो बीच में से जाएगा। तो पहले आप दो इन FOC और FOD का मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर FOB और FOA का मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उसके बाद
फिर उसके बाद दोनों का आपने इंडिविजुअली अलग अलग निकाला, एफओसी और एफओडी का एक साथ, एफओबी और एफओए का मैग्नीट्यूड। अब इसका जो मैग्नीट्यूड जा रहा होगा बच्चा, आपको जैसे मैंने बताया कि एफओसी और एफओडी का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो ये डायरेक्शन है, और एफओबी और एफओए का मैग्नीट्यूड मान लो ये डायरेक्शन है। तो फिर आप क्या करोगे, ये इस दोनों का रिजल्टेंट है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। आप अगेन क्या करोगे, दोबारा से वेक्टर लो पैरेललोग्राम लगाएंगे, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन लगाएंगे और इन दोनों रिजल्टेंटों का सम निकालेंगे, और जो सम निकल के आएगा वही होगा नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज स्मॉल क्यू। समझ आ रही बात? तो ये हमें ध्यान रखना है। समझ आ रही है बात? तो अब ये न्यूमेरिकल में हमें कैसे करना होता है, तो ये मैं न्यूमेरिकल सेशन में आपको बताऊंगा पूरी तरीके से, बट अभी आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर देयर आर मल्टीपल चार्जेस आर देयर एंड विच आर एक्टिंग अ पर्टिकुलर फोर्स ऑन अनदर चार्जेस, देन द नेट चार्जेस विच इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन इट। सो अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे कोई चार्ज ले रखा है और इस चार्ज पे बहुत सारे कई सारे, एक मान लो Q1 भी लगा रहा है और एक Q2 भी, Q1 मान लो इधर लगा रहा है, Q2 मान लो इधर फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूँ इस स्मॉल क्यू पे, तो वो क्या होगा, वो होगा इस Q1 वाले फोर्स का और इस Q2 वाले फोर्स का। मान लो ये इधर लगाया इसने, इसने इधर लगाया, तो इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी, जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, जिस भी डायरेक्शन में आए। अब ये है तो मान लो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन जा रहा है, तो वो हमारा होगा रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज स्मॉल क्यू। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आगे चलें, क्योंकि हमारा ये हो गया पहले, लाइक मैंने आपको पढ़ा दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बाद आपका जो नया कंसेप्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, वो आपका आता है नया कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या इसका कंसेप्ट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। अब बात जो नया कंसेप्ट आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ ऑल अबाउट टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा। देखें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सभी बच्चे नोट लगा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें डिस्कस करना है, समझना है क्या होता है। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द काइंड ऑफ रीजन, एरिया, स्पेस, आप कह सकते हो इलाका। ये क्या है, एक इलाका है। इलाका किसका इलाका, देखते हैं भैया किसका इलाका है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन इलाका, एरिया, रीजन, स्पेस। किसका स्पेस, मैं आपको बताता हूँ। लाइक मेरे पास में कोई पर्टिकुलर चार्ज है, ये मैंने कोई चार्ज ले लिया प्लस क्यू। सो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, अच्छे ध्यान रखिएगा। देखो आपका जो चार्ज को हमने डिवाइड करा अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग चार्ज को डिवाइड करा गया बेटा दो पार्ट में। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। बेसिक क्या होता है, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। मैग्नीट्यूड मतलब छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज है या बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे जो है चार्ज को डिवाइड करा गया, चार्ज को फिर से डिवाइड करा गया दो पार्ट में, और चार्ज को फिर से जो डिवाइड करा गया, देखो ये पोलैरिटी के बेसिस पे इतना, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे अगर हम देखें, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर अगर मैं समझूं, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे चार्ज को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड छोटा है और एक ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जिनका मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिनका मैग्नीट्यूड बड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो जिनका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, बिगर मैग्नीट्यूड इज देयर, तो उनको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। एंड द काइंड ऑफ चार्ज विच हैविंग अ लेस मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पोलैरिटी के अकॉर्डिंग वी आर डिवाइडेड द चार्ज इन अ टू टाइप, दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड मीन उन पे वैल्यू कितना, कितने बड़े चार्ज ये छोटे चार्ज, उनके अकॉर्डिंग दो टाइप में डिवाइड करा गया। एक है सोर्स चार्ज और एक है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब वो चार्ज जो बड़े हैं, बड़े मैग्नीट्यूड के, और जो छोटे मैग्नीट्यूड के हैं उनको बोला गया कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। तो ये जो सोर्स चार्ज होते हैं ना मेरे बच्चों, सोर्स चार्ज एक ऐसे चार्ज होते हैं जो अपना स्पेस, या आप ही मान लो आप किसी मोहल्ले में रहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आप मोहल्ले में रहते हो और आप मोहल्ले के सबसे गरीब आदमी हो, तो क्या उस एरिया में, उस इलाके में, उस रीजन में क्या आपका दबदबा होगा? आपको तो कोई भी आएगा धुन के भग जाएगा भाई, आया दो कान पे इधर से लगाए, दो कान पे इधर से, बस चला गया। और वहीं आप उस वाले गांव के या उस मोहल्ले के बहुत बड़े मालदार आदमी हैं, आपका तूती बोलती है, आप उस इलाके के सबसे बड़े आदमी हैं, तो क्या होगा? आप खुद सोचो क्या होगा।
भाई हर कोई आपके नाम से कांपेगा। उस गली में आएगा तो पहले आपसे पूछेगा कि गली के अंदर आऊं या नहीं आऊं, उस एरिया के अंदर आऊं कि नहीं आऊं। समझ रहे हैं ना भाई? भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर ये मोदी जी हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, है ना। अब मान लो आप मोदी जी का एग्जांपल ले रहे हैं। अब मोदी जी का अगर रीजन है, किसी मोहल्ले में रहते हैं या किसी भी इलाके में रह रहे हैं, तो मोदी जी के पूरे आसपास इलाका बना हुआ, अगर कोई भी अगर उस इलाके में एंटर कर रहा है तो मोदी जी का फोर्स चालू उसके ऊपर। भाई मोदी जी के अगर मोदी जी चाहेंगे तभी आप एंटर करोगे उनके रीजन में, अदरवाइज नहीं कर सकते। वहीं पे अगर आपकी बात करूं मैं, आप या मैं अपनी बात कर लूं, मैं हूं तो मैं जाने भैया मेरे से कौन पूछेगा मोहल्ले में गली में आने से पहले? कोई नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पे चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करा गया। समझ आ रही बात? एक होते हैं सोर्स चार्ज और एक होते हैं टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मतलब है इलाका, और ये इलाका वही बना सकते हैं जो चार्ज भी बड़े मैग्नीट्यूड के हैं। समझ आ रही बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द काइंड ऑफ रीजन और स्पेस, मतलब एक ऐसा रीजन और एक ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन और ऐसा स्पेस जो कोई भी सोर्स चार्ज बनाए अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास के क्षेत्र में, जिससे अगर कोई भी टेस्ट चार्ज अगर उसके रीजन में, देखो मैंने क्या बताया, सोर्स चार्ज ने तो अपना एरिया इलाका बना दिया, इसने इलाका बना लिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज जनरेट बाई प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मैक्सिमम एरिया और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज वेयर अ अनोदर टेस्ट चार्ज is enter in a particular region then it experience a force। मतलब अगर कोई भी टेस्ट चार्ज उस एरिया या इलाके में एंटर करेगा तो इस टेस्ट चार्ज को क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये ही पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को बाहर भगा देगा अगर ये एंटर करेगा इसके रीजन में। अगर मान लो सोर्स चार्ज, देखो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, पर जो टेस्ट चार्ज है ना, ये जो क्यू नोट, ध्यान रखना क्यू नोट को जो मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज मतलब एक छोटा वैल्यू वाला चार्ज। मैंने बताया था ना कि एक छोटा होता है एक बड़ा। तो टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, पॉजिटिव होता है। कैसा? पॉजिटिव। और जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर मान लो सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, जैसे इसके रीजन के अंदर एंटर करेगा खींच लेगा अपनी तरफ। और अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इस टेस्ट चार्ज को बाहर भगा देगा। तो आई होप अब तो समझ में आ गया होगा ना क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मैक्सिमम एरिया अराउंड अ सोर्स चार्ज where another test charge experience a kind of force whenever it's enter into the electric field। ठीक है, समझ आ रही बात? ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्लियर हो गया तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, समझते हैं। सो पहले तो आपको ध्यान रखना है कैसी क्वांटिटी, आगे ध्यान रखना है बेटा आपको इसके बारे में कि ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए कि क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है मेरे बच्चों को ध्यान रखना, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है आउटवर्ड। कैसा होता है? आउटवर्ड। ये इस डायरेक्शन में आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। अगर वहीं पे कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। और कहीं पे अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गए लाइक इधर पॉजिटिव रखा है इधर नेगेटिव रखा है, तो इधर से तो बाहर की तरफ जा रहा होगा, इधर से अंदर की तरफ आ रहा होगा। अरे भाई आप खुद सोचो कि इधर से फील्ड बाहर की तरफ और इसके अंदर तरफ, यही हो गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। समझ आ रही बात? और इसकी डायरेक्शन सिलेक्ट कैसे करी गई, हाउ कैन वी आर सेट के ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर रखा गया टेस्ट चार्ज, ये रखा गया टेस्ट चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज ये रखा है, ये पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ भगा देगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑन विच डायरेक्शन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ दैट पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज वी आर डिसाइडेड
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर चार्ज। हम जो इस बेसिस पे हमने डिसाइड करा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे इस सोर्स चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर इस सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज में बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो गई। अगर हमने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा, अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो अगर हमने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा और इसने अपनी तरफ खींच लिया तो यहाँ पे डायरेक्शन इसकी इनवर्ट हो गई। इसलिए हम कहते हैं अगर हम यहाँ पे रखें इन दोनों के बीच में, यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच में रखें प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट, तो ये किस दर से किधर भागेगा बताइए। आप खुद सोचो, पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर की तरफ, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ को भागेगा, मतलब प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ भागेगा। सो दैट इज वाई वी आर सेट के द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। समझ आ रही बात यहाँ तक? ओके। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने इसकी डायरेक्शन आपको बता दी। दूसरी बात, आप इसकी डेफिनेशन मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया अराउंड अ सोर्स चार्ज वेयर द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आ रही बात कि मैक्सिमम एरिया जहाँ पे कोई मैं लिख भी रहा हूँ, चाहे आप दें, द मैक्सिमम एरिया, सॉरी फॉर राइटिंग थोड़ा मेरा ऐसी है, एरिया अराउंड द सोर्स चार्ज where another test charge experienced the force, the electrostatic force लिख दो, electrostatics force। ये इसकी डेफिनेशन होगी बच्चा, ठीक है। सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको डिनोट जो करा जाता है डिनोटेड बाय ई। किससे डिनोट करा जाता है बच्चा? ई से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई, ठीक है। इंटेंसिटी, एक्चुअली में इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं हम ई से। सो देखते हैं हम आगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आता है मेरे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो अच्छा, आगे ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी देखते हैं क्या है हमारा इंटेंसिटी का एक्चुअल मीन। सो समझते हैं इंटेंसिटी का केस। तो अगला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले समझते हैं क्या मतलब है एक्चुअली में इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम समझें तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दो अच्छे से एग्जांपल, आपको इंटेंसिटी एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं उनको इंटेंसिटी क्लियर नहीं होता व्हाट इज द एक्चुअल मीन ऑफ इंटेंसिटी। सो अगर मैंने दो बंदे लिए, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, इसका नाम मान लो रामू है, इसका नाम मान लो मनोज है, ठीक है, एक रामू है और एक मनोज है। एक तीसरा बंदा है ये, दैट इज श्याम, ठीक है, ये मैंने श्याम ले लिया कोई। अब रामू और मनोज क्या कर रहे हैं ना भाई, आपस में बात कर रहे हैं कि मैं भाई अपने एरिया में ना, मेरे गली में कोई मेरे बिना पूछे नहीं आ सकता। मनोज भी बहुत फेंक रहा है भाई, मेरी गली में भाई मेरे बिना बिल्कुल कोई भी परिंदा ही पर नहीं मार सकता। तो श्याम ने सोचा कि यार इनके फील्ड को टेस्ट करता हूँ कि किसका इलाका ज़्यादा मजबूत है, किसका दबदबा ज़्यादा है। तो पहले क्या गया, श्याम रामू के एरिया में गया। तो रामू के जो बंदे थे, रामू के जो एरिया में जैसे ही एंटर करा इसने, तो रामू के बंदों ने क्या करा, इसको बहुत ज़्यादा पीट दिया, खूब डंडा दे दाना बहुत पीटा। सो ये यहाँ से इसने फोर्स एक्सपीरियंस करा, भाई चला गया। अब ये दोबारा से मनोज के यहाँ जाता है। मनोज के यहाँ जैसे ही जाता है, एंटर करता है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ के बंदे इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, और गोली इसकी टांग पे लग जाती है। तो ये क्या करता है, मनोज जैसे श्याम क्या फेस करता है, तो श्याम कहता है कि भाई मनोज के यहाँ से मरने से बच गया, क्योंकि यहाँ के बंदे तो भाई मारने ही वाले थे। तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है भाई, ये इसको क्या फील होगा श्याम को कि किसका फील ज़्यादा इंटेंस है, जिसका फील ज़्यादा तेज है, तो वो कहेगा मनोज का। तो मनोज के यहाँ ज़्यादा भाई इंटेंसिटी से फील्ड इसके ऊपर लगा, ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। तो जहाँ ज़्यादा भाई कोई भी अगर सोर्स है, जहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, वहीं का फील्ड इंटेंस होगा। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने दो चार्ज लिए, एक Q1 लिया और एक Q2 लिया, दोनों ने अपना फील्ड लगा रखा है, और अगर मैंने कोई भी टेस्ट चार्ज लिया, मान लो ये टेस्ट चार्ज है,
और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। अगर ये यहाँ पे भी एंटर करता है, यहाँ पे भी, जिस भी रीजन में एंटर करने पे इस पे ज़्यादा फोर्स लगता है, मान लो इस रीजन में एंटर करने पे इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगता है, यहाँ पे एंटर करने पे मान लो इसके ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो भाई कौन सा फील्ड ज़्यादा इंटेंस होगा? दैट इज Q2। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन बनाई जाती है बच्चा, वो कैसे बनाई जाती है मैं आपको बताता हूँ। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन एवर इट्स कैम इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद में जो टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है वही बताता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the test charge when it enter into the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कोई भी टेस्ट चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये उसकी इंटेंसिटी बताती है। तो इसका इसलिए फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज द फॉर्मूला। सो आई होप आप भी याद रखेंगे, वट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस by the test charge when it enter into the electric field। so इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इसे डिनोट करता है, फॉर्मूला आ गया F = Q0। ये आपका फॉर्मूला आया नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है। समझ आ रही बात? तो जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहाँ पे F का मतलब है जो फोर्स इसने एक्सपीरियंस करा है, फोर्स एक्सपीरियंस जो इसने करा है, और Q0 क्या आपको बताइए, दैट इज अ टेस्ट चार्ज। समझ आ रही बात? ये टेस्ट चार्ज है। तो जहाँ पे भी ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, वहाँ की इंटेंसिटी ग्रेटर होगी। टेस्ट चार्ज भाई जिस भी रीजन में जाएगा और जहाँ आप ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहाँ की इंटेंसिटी क्या बताएगा? भाई ग्रेटर इंटेंसिटी है वहाँ बताएगा, ऑब्वियसली ये बताएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक बात? ओके बेटा, इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या आता है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप अगला हेडिंग लगाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपका अगला हेडिंग होगा। मतलब इसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्या एक्चुअल मीन है, ये हम देखेंगे, समझेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, द मीन ऑफ दिस कंसेप्ट इज इफ देयर इज अ चार्ज विच इज प्लेस ऑन समवेयर, लाइक दिस इज द चार्ज। मैंने मान लो ये कोई चार्ज ले लिया बच्चा, दिस इज द चार्ज Q, और ये यहाँ पे रखा हुआ है। समझ आ रही बात? यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने ले लिया ये Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से मैंने ये बताना है कि r डिस्टेंस की दूरी पे या r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से। जैसे मान लो मैं पूछूं कि यहाँ पे मोदी जी बैठे हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे मोदी जी की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या कितनी उनकी पावर होगी, या कितना वो उनका भाई फोर्स लगेगा किसी दूसरे बंदे पे, दूसरी पार्टी के बंदे पे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो कैसे होगा? सो सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, दैट इज़ अ पर्टिकुलर चार्ज जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ ए पे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? द काइंड ऑफ चार्ज, काइंड ऑफ चार्ज विच टोटल चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसको हम टेस्ट पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? जिसका टोटल चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो, उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो जैसे लाइक दिस इज द चार्ज जो ए पॉइंट पर रखा हुआ है, यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे हमें बताना है कि कितना इस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया भाई, टेस्ट चार्ज लेके आओ, टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दो, और जितना इस पे फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे, जितना फोर्स लगेगा भाई तभी तो बताएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है E=F/Q0। तो हमने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख दिया भाई लाके। अब आपको बताइए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम निकाल सकते हैं क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। Fe = कितना होगा बताइए? Fe = कितना होगा?
के का मतलब हो गया मेरे बच्चों 1/4πε0। लिख लें के मैं यहाँ पे किसकी जगह रख रहा हूँ, 1/4πε0 के प्लेस पर रख रहा हूँ। तो के क्यू और क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर, ये हो गया मेरे बच्चों जो इस पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज फोर्स कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा फोर्स। अब हमें बताना क्या है बच्चा, हमें बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, ये जो जहाँ पे ये क्यू नॉट, ये मान लो पी पॉइंट रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कितना होने वाला है देखते हैं, लेट्स सी। सो इस पे जो फील्ड होने वाला है हमारा, दैट इज इक्वल टू, आपको पता है इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और आपको पता है एफ की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। जैसे ही हम पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा, इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट, आपका फॉर्मूले वाला, इससे ये खत्म। तो बताइए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने सबसे पहले क्या करा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है किसी पॉइंट का, तो भाई टेस्ट चार्ज को लाके वहां पर रख दो, जितना फोर्स पे एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। देखो ये फॉर्मूला आपके सामने है, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना ऊपर, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। तो पहले फोर्स निकाल लिया कितना लगेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमने क्यू नोट को लगा, ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन भी क्या होगी आपको पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ की बाहर की तरफ को डायरेक्शन होगी। तो भाई फोर्स लगा, फोर्स की वैल्यू निकाल ली कितना, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। हमने उसे जनरल फॉर्मूला रखा है इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, वैल्यू रख दी इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो दैट इज द फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, दैट इज द फॉर्मूला, ये हमारा वो फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा, सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आगे हमने क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट थिंग हमें देखनी है आगे। तो जैसे हमने बताया था कि जैसे फोर्स होता है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स आप कह सकते हैं। तो सिमिलरली कंडीशन फील्ड एक्टिंग फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्ट होता है। जिससे क्या मैं आपको बताता हूँ, तो कैसे एक्ट होता है देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइक एक फिर से अगेन मैंने कोई मैं चलो एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। मैंने क्या करा, सबसे पहले एक कोई ये ट्रायंगल ले लिया है, समझ आ रही बच्चा। और यहाँ पे मान लो मल्टीपल पॉइंट पे एक यहाँ पे एक हमारा चार्ज रखा हुआ है, लाइक यहाँ पे मैंने कोई चार्ज ले लिया दैट इज़ +Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा है दैट इज़ +Q2। ठीक है बेटा, और मुझे ये एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड है, इसकी साइड है और इसकी साइड है। ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा सी है, मान लो इसके जो कॉर्नर है। अब मेरे को ये बताना है बच्चा कि इन दोनों चार्जेस की वजह से, ए और बी चार्जेस की वजह से सी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा। अब आप वो सी फोर्स नहीं मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। आपको इस सुपरपोजिशन का केस बता रहा हूँ कि इसमें सुपरपोजिशन कैसे लगता है। सुपरपोजिशन के केस इसमें भी आएंगे, ध्यान रखने, जैसे फोर्स में आ रहे थे इसमें भी सुपरपोजिशन के केस आएंगे। अब कैसे बनेगा सुपरपोजिशन का मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ये बताइए, खुद देखिए, ए जो है, ए पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से सी पर डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बाहर की तरफ ऐसे आउटवर्ड होता है ना पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इस Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो मैंने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई मेरे E2 की डायरेक्शन। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट सी। कौन से पॉइंट पे बताना भाई मेरे को, सी पॉइंट पे बताना है, नेट पॉइंट बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, एट पॉइंट सी कितना हुआ। तो आप ये बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जब आप नेट वैल्यू निकालेंगे या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दैट विल बी द कैलकुलेटेड बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। या फिर आप कह सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग ऑन द पॉइंट सी। पॉइंट सी पे लगने वाले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करेंगे, तब जाकर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। समझ आया यहाँ तक, क्लियर है कैसे निकल के आएगा। सो दैट विल बी द फॉर्मूला which is acting, we have to acting whenever we want to be calculate the net electric field due to superposition principle। और यहाँ पे जब आप नेट निकालेंगे, आपको पता है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, तो नेट निकालने के लिए कहीं ना कहीं 20 से जाएगा, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा, यह हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। सो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। देखो बेटा, इससे आगे का जो हमारा डेरिवेटिव पार्ट होने वाला है वो हम निकाल के जो हम करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज डाइपोल, फिर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, आगे के कंसेप्ट हमारा, हम ये 2 से 3 वीडियो में पूरा डेरिवेटिव और थियोरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पोर्शन और PYQs करेंगे, नीट के, IIT के, बोर्ड के। ये सारे के सारे केस मैं आपको करा के जाऊँगा। प्लीज़ कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, और अच्छा पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बच्चा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।